नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो दूसरा ब्लॉक है, उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले व्याख्यान में काल विभाजन के आधार और आवश्यकता पर प्रकाश डाला, उस पर चर्चा की। आज हम जानेंगे कि जो काल विभाजन हुआ है, वो आदि काल में ही अलग-अलग विद्वानों के द्वारा किस तरह से किया गया है। मानव सभ्यता की भांति साहित्य का भी एक इतिहास होता है। जैसे इतिहास में आप सभी पढ़ते हैं कि मुगल काल कब से कब तक था, गुप्त वंश के शासक कौन थे, वैशाली का गणराज्य कैसे सफल रहा। वैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। साहित्य के इतिहास में आपको बताया जाएगा कि किसी काल विशेष में कौन सी प्रकृति और कौन सी प्रमुख विशेषताएं, कौन से प्रमुख कवि प्रमुख थे, तथा वो काल कब से कब तक रहा, उसकी सीमा आखिर क्या थी। साथ ही विभिन्न विद्वानों ने किन आधारों पर इसका काल विभाजन किया है, ये भी काल विभाजन के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारा प्रथम चरण है, वो है आदिकाल। तो आदिकाल का जो काल विभाजन हुआ है, देखो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली आखिर है क्या। तो अगर हम देखें कि उसकी उपयुक्त प्रणाली क्या है, तो उस जो भी काल रहा है, उस साहित्य में प्राप्त विविध जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पर, उनकी रचनाओं के आधार पर उस काल का विभाजन किया जा सकता है। कुछ अलग प्रवृत्तियां किसी एक काल में मिलती हैं, उससे अलग कुछ अलग प्रवृत्तियां जो दूसरे काल में मिलती हैं। तो वे जो एक कालखंड में जो प्रवृत्तियां मिलती हैं, वो कम मात्रा में होती हैं। इस संबंध में यदि हम देखें तो विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता आदि ग्रंथों में भी मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर इनकी दृष्टि नहीं गई। इस ओर पहला जो प्रयास किया है वो आप लोगों को मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि जो जो पहला प्रयास किया है वो फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार एलोई हिंदुस्तानी नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें हिंदी और उर्दू के कई कवियों का वर्णन किया है। इसी क्रम में आगे बताया आपको कि शिव सिंह सेंगर ने भी शिव सिंह सरोज लिखा, जिसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं का जिक्र किया है। पर काल विभाजन की ओर इन्होंने संकेत नहीं किया। तो जहां से हमारे विद्वानों ने काल विभाजन को करना आरंभ किया, हम वहां से आपके साथ में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। यदि उन विद्वानों की हम चर्चा करें जिन्होंने काल विभाजन किया है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि काल विभाजन का जो श्रेय है वो हम जॉर्ज ग्रियर्सन को देंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के जो इतिहास को पूरे 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया था। इस विभाजन में कई असंगतियां थी, कई कमियां थी, कई भूल थी उसमें। फिर भी उनका क्योंकि प्रथम प्रयास था, इस कारण इनके जो जो इन्होंने जो विभाजन किया है उसका एक अलग ही महत्व है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन आया है, उनकी एक पुस्तक आई थी, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। उनका जो काल विभाजन है वो ग्रियर्सन के काल विभाजन से अधिक विकसित है। उनका विभाजन कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने प्रारंभिक काल जो है वो 700 संवत 700 से
1444 संवत तक का रखा है। माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 संवत तक रखा है। अलंकृत काल 1681 से 1889 ईस्वी तक रखा है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी तक रखा है, सॉरी संवत तक रखा है। और वर्तमान काल संवत 1926 से लगातार। इस तरह से मिश्र बंधुओं ने काल खंड को काल को विभाजित। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का एक नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता, सूक्ष्म निरीक्षण देखने को मिल जाएगा। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वो आज तक सर्वमान्य और सर्वत्र प्रचलित है। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल जिसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, 1050 संवत से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल भी कहते हैं, 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहते हैं, 1900 से 1984 तक। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल का विभाजन इस प्रकार से किया गया। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन हुआ था, तो अब आपको लगेगा मिश्र बंधु यानी मिश्र भाई। तो ये थे कौन कौन, इनके नाम क्या थे? इनके तीन नाम थे जो मिश्र बंधु थे, तीनों भाई थे। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि मिश्र बंधुओं में जो तीन भाई थे उनके नाम क्या क्या हैं। मिश्र बंधुओं ने जो आदिकाल का विभाजन किया, वो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल का विभाजन किया है। उसमें अब हम बात आज आदिकाल की कर रहे हैं कि आदिकाल का काल विभाजन जो किया है, जिन जिन विद्वानों ने किया है, क्या सोच कर किया है। तो जिसमें विष्णु बंधुओं का जो काल विभाजन में प्रथम चरण जो आया है, प्रारंभिक काल, जो कि संवत 700 से 1444 तक का है। तो इन्होंने प्रारंभिक काल जो इसका नाम दिया, और उसका जो समय सीमा दी 700 से 1444 तक की। तो इनका कहना ये था कि 700 से 1444 ईस्वी के मध्य हिंदी साहित्य के जो हिंदी साहित्य का जो प्रादुर्भाव है वो हो चुका था। अतः हम 1444 से पहले के समय को इन्होंने, जब साहित्य की केवल शुरुआत हुई थी, साहित्य जो है अपरिपक्व अवस्था में था, उस अवस्था को इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। जिसके आधार पर इन्होंने उस समय की रचनाओं को 700 से 1444 संवत तक के बीच में रख दिया। और इसके बाद का इन्होंने समय माध्यमिक काल जो उन्होंने बताया है, वो 1445 से 1680 विक्रम संवत तक कहने का उनका उद्देश्य रहा कि जो बीच का काल यानी जो भक्ति काल है, उसको उन्होंने माध्यमिक काल कहा है। और इन्होंने आदि काल को प्रारंभिक काल कहा है, क्योंकि इनका कहना ये था कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ यहीं से शुरू होता है, 700 संवत से। तो हम इसको प्रारंभिक काल कहें। अब क्योंकि जो अन्य विद्वान हैं, इसका उन्होंने अपवाद किया। उन्होंने कहा कि केवल हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 700 से प्रारंभ नहीं हुआ, संवत 700 से पहले भी हिंदी साहित्य का यदि देखें तो प्रादुर्भाव हो चुका था, ऐसा अन्य विद्वानों ने अपवाद स्वरूप कहा, और परिपक्व अवस्था में हो चुका था। अतः मिश्र बंधुओं के द्वारा जो समय सीमा दी गई है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम चरण आदिकाल की, वो अन्य विद्वानों के द्वारा उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद में यदि हम देखें, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय सीमा दी है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदिकाल का समय दिया है, वो संवत 1050 से 1375 तक का।
तो उनका जो ये समय सीमा है 1050 से 1375 तक की, अ, उसका उनका ये जो समय है ये रखने का उनका उद्देश्य था कि उन्होंने आदिकाल की इस समय सीमा को गुरु गोविंद सिंह की विचारधारा के अनुसार निर्धारित किया। उनके अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है वो प्राचीनतम वेदों की अवधि के साथ जोड़कर देखी जा सकती है। जो उन्होंने समय दिया है 1050 से 1375 तक का, उसको प्राचीनतम वेदों की अवधि के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि आदिकाल की समय सीमा का आधार वेदों के प्रारंभिक युग के साथ जोड़कर उन्होंने समय सीमा अपने ये वो बहुत ही प्राचीन काल में है। इस समय सीमा को विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक विचारधाराओं के आधार पर यदि विचार किया जाए तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय सीमा रखी है इसको स्वीकार किया गया। शुक्ल जी का कहना था कि जो आदिकाल का जो समय है वो 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। अतः इन्होंने 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था, अतः इन्होंने इस काल को 10वीं से ही 1050 संवत से ही आरंभ करने की बात कही है। यह साहित्यिक परंपराओं के निर्माण का काल है, ऐसा इन्होंने कहा। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में तो रचनाएं हो ही रही हैं, साथ ही अपभ्रंश से धीरे धीरे मुक्त होती हुई हिंदी की रचनाएं भी इस काल में हुई हैं। इसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह भी कहा कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की जो पृष्ठभूमि है उस उसके ऊपर ही अगर हम देखें तो जो आगे का साहित्य है वो खड़ा है। भाषा, उन्होंने कहा कि भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध कर सकते हैं और भाव की दृष्टि से भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम जो जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, उसको खोज सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित करके देश भाषा काव्य को वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा को आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति मानते हैं। उनका कहना था कि वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं उस काल में हुई हैं, अतः इन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। हिंदी का जो आदिकाल है अनेक दृष्टियों से प्रशंसनीय है और उसमें जितनी भी रचनाएं हुई हैं उसको अगर देखा जाए तो वो एक संक्रांति का काल था। कथ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय हुआ और अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं इनमें से इनकी जो परंपरा है उसका स्रोत हम आदिकाल में देख सकते हैं। आदिकाल की जो इन्होंने समय सीमा निर्धारित करी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, संवत 1050 से 1375। तो अगर हम अभी आधुनिक काल की बात करें, वर्तमान काल की बात करें, तो अधिकांश जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने इनके इस जो कार्य का जो ये समय सीमा है उसको स्वीकार किया है। अब यदि हम श्याम सुंदर दास के काल विभाजन की बात करें तो उन्होंने भी, उनका भी जो काल विभाजन है वो रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन की ही तरह है। इन्होंने आदि युग अर्थात वीर गाथा का युग जो है वो संवत 1050 से 1400 तक का माना है। पूर्व मध्य युग अर्थात भक्ति का युग संवत 1400 से 1700 संवत तक माना है। उत्तर मध्य युग अर्थात रीति ग्रंथों का युग ये इन्होंने 1700 से 1900 संवत तक माना है। और आधुनिक युग अर्थात नवीन विकास का युग संवत 1900 से आज तक का माना है। श्याम सुंदर दास ने जो आदि काल का विभाजन किया है 1050 से 1400 तक का, वो उन्होंने विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को दृष्टिगत रखते हुए किया है। वो रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार करते हैं और लगभग उससे मिलता जुलता ही इन्होंने अपना काल विभाजन रखा है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, आदिकाल,
उसको संवत 750 से 1000 तक, चारण काल 1000 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, और रीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। राम कुमार वर्मा ने उसको संधि काल कहा आदि काल के लिए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हिंदी साहित्य जो पूर्व में जो हिंदी साहित्य हुआ है आदिकाल से बहुत पहले ही हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव हो गया था, वो और आदिकाल उन दोनों का जो मेल हुआ है, इसीलिए उन्होंने संधि काल नाम इसको दिया है। और आदिकाल को ही इन्होंने चारण काल भी कहा है, मतलब इन्होंने जो समय सीमा निर्धारित करी है वो 750 से 1000 ईस्वी तक, संवत तक, और 1000 से 1375 संवत तक। यानी कि उन्होंने इन दोनों को, ये दोनों ही आदिकाल में आएंगे, संधि काल और चारण काल। आदिकाल को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि 750 से 1375 तक, उन्होंने कहा 750 से 1000 तक, यानी आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया, संधि काल और चारण काल। 750 संवत से 1000 संवत तक, और 1000 से 1375 तक। उनका ये कहने, ये इस तरह से काल विभाजन करने का उद्देश्य ये रहा कि उन्होंने संधि काल जो है उसको जोड़ा आदि काल के भी पूर्व वाले ग्रंथों के साथ में, और चारण काल को जोड़ा उन्होंने आदि काल के अंतिम जो भाग रहा है उससे। तो इस तरह से उन्होंने आदिकाल के जो कालखंड है, काल है, विभाजन है, उसको अपने हिसाब से विभाजित किया। भक्ति काल का तो उन्होंने 1375 से 1700 माना है, और रीति काल संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन जिस तरह से किया है वो देखिए, आप सामने आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, कि प्रारंभिक काल या उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल या विकास काल 1350 से 1857 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1857 से अब तक। जो प्रारंभिक काल, उन्होंने आदि काल को प्रारंभिक काल बोला है, उन्होंने भी मिश्र बंधुओं की तरह इस काल को प्रारंभिक काल इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला चरण है वो 1184 से शुरू हुआ है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसीलिए 1184 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना है। इसके बाद की जितनी रचनाएं हैं 1184 से 1350 ईस्वी के मध्य तक की, उसको उन्होंने प्रारंभिक या उन्मेष काल कहा है। इसके बाद का उन्होंने समय बताया है मध्यकाल, उन्होंने भक्ति काल को मध्यकाल कहा है 1350 से 1857, और रीति काल भी इसी में आ गया, मध्यकाल या विकास काल, जिसमें भक्ति काल भी आ गया और रीति काल भी आ गया। इसको उन्होंने 1350 1857 ईस्वी के मध्य में रखा, और फिर आधुनिक काल 1857 से लगातार अभी तक। और जो आधुनिक काल में विभिन्न जो कालखंड, जो कालखंड विभाजित हुए हैं, उनके विषय में मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के हिसाब से कालखंड आदिकाल का काल विभाजन किया है। इस तरह से इस व्याख्यान में आप लोगों ने जाना कि विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के प्रथम चरण आदिकाल का काल विभाजन अपने अपने मत के हिसाब से किस तरह से किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो ये आज का व्याख्यान है ये बड़ा ही लाभदायक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।